हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th के हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, या अगर मैं कहूँगा सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द यूनियन लेजिस्लेचर। इसकी हम एक रिवीजन करने वाले हैं, कीपिंग इन व्यू द बोर्ड्स 2026। और अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिए, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चंस का जो एक सेट होता है वो आपको जरूर मिलना है। इसके अलावा आपको 2 मार्क्स के भी 1 या 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिल जाएंगे। तो सब मिला के आप मान के चलिए कि अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो करीब करीब आप 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 12 मार्क्स के लिए जर्नी शुरू करते हैं बोर्ड 2026 के लिए। द चैप्टर्स नेम इज द यूनियन लेजिस्लेचर। बहुत सिंपली सबसे पहले इस चैप्टर को हम बांटेंगे कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, क्योंकि 4 हिस्सों से ही इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं। ना उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ना उससे कम पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं। तो यूनियन लेजिस्लेचर में जो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टॉपिक फेडरलिज्म से। ठीक है बच्चों, द टॉपिक इज फेडरलिज्म। सेकेंड टॉपिक जिसपे से क्वेश्चंस आते हैं वो है लोकसभा एंड राज्यसभा। थर्ड टॉपिक जिसपे से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स। एंड जो चौथा हिस्सा है इस चैप्टर का, जिसमें से हमें अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं, वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो बच्चों 4 हिस्से जहां से क्वेश्चंस होंगे। द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म, द सेकेंड वन इज लोकसभा एंड राज्यसभा, द थर्ड वन इज पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स, एंड द फोर्थ वन इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो आज इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। दैट मीन्स वी विल डील विद द टॉपिक्स फेडरलिज्म, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड कल इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे द पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट में। और कल ही हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर पे से कौन कौन से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं किस तरह के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, या पूरा चैप्टर एम्ड है किस चीज पे? बोर्ड्स के रिवीजन पे। सो वी विल नॉट गो इन वेरी डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, बट हम बात करेंगे बोर्ड्स में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ये जो टॉपिक है, बेसिकली इससे 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई फेडरलिज्म, दैट मीन्स भारत में फेडरलिज्म की जरूरत क्यों है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आपको 3 पॉइंट्स तैयार करने हैं। दैट मीन्स नॉर्मली ये 3 मार्कर्स होते हैं, तो 3 पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ देम। मैंने पहले ही बताया है आप सबको, अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए,
क्योंकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेंगी। और मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट्स में कि जरूरी है बोर्ड्स में अच्छे नंबर पाने के लिए कि आप जो आंसर्स हैं वो पैराग्राफ्स में, लॉन्ग पैराग्राफ्स में ना लिखिए, रैदर पॉइंट्स में लिखिए। और हर पॉइंट की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा दैट द इंप्रेशन दैट यू क्रिएट विथ योर हैंडराइटिंग, द इंप्रेशन दैट यू क्रिएट विद द वे यू राइट द आंसर्स इज द थिंग दैट क्रिएट्स योर मार्क्स और दैट डिसाइड्स योर मार्क्स। सो लॉन्ग पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये पहली बात गांठ बांध लीजिए। जब भी आपको आंसर्स लिखने हैं पॉइंट्स में लिखने हैं। फॉर बेटर नंबर्स, फॉर बेटर स्कोर, आपको हमेशा आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं। तो हमें इन तीनों क्वेश्चन के तीन तीन पॉइंट्स चाहिए। बट इसके पहले कि हम इनके क्वेश्चन के तीनों के तीन तीन पॉइंट्स के ऊपर जाएं, सबसे पहले एक बार छोटा सा एक डेफिनेशन ले लेते हैं फेडरलिज्म का कि फेडरलिज्म है क्या। तो बेसिकली फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where there are two sets of government or it can be more than two sets of government and each set of the government is not subordinate to the other। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सरकार जिसमें दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हो और कोई भी सेट ऑफ गवर्नमेंट दूसरे सेट ऑफ गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट ना हो, यानी कि अपने अपने काम में वो स्वतंत्र हो, ऐसे सेट ऑफ गवर्नमेंट को, ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरल सेट ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। चले आते हैं इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं। तो बच्चों बताइए, इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं। डेफिनेटली आपका आंसर होगा यस सर, इंडिया में फेडरलिज्म है बिकॉज वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया में फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म क्यों है, क्या जरूरत है फेडरलिज्म की, कि इंडिया में फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, वाई फेडरलिज्म, दिस क्वेश्चन का पहला पॉइंट कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो अगर बहुत बड़ी कंट्री है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न द होल कंट्री। सो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर, you have to distribute the powers among the central government and the state governments। तो हमने क्या किया, देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, बेसिकली स्टेट्स में बांट दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक यूनियन गवर्नमेंट बनाई पूरे देश को चलाने के लिए, और हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाए अलग अलग प्रोविंसेस को चलाने के लिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, so we need to have two sets of government, one at the center, other one at the provinces। सेकेंड पॉइंटर इस क्वेश्चन का, वाई फेडरलिज्म इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आप सबको पता है कि हम विविधताओं का देश है, बट हम ये भी कहते हैं अनेकता में एकता। ठीक है, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बट वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है कि वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द पावर। अदरवाइज क्या होंगे, जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो मुंह निकाल के सामने आ जाएंगी, तोड़ो देश को, तोड़ो। तो इन तोड़ने वाली ताकतों को रोकने के लिए, इन सेपरेटिस्ट फोर्सेस को रोकने के लिए जरूरी था कि हम एक फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में जाएं। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या है, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब तीसरा पॉइंट, जब हमने डेमोक्रेसी की पढ़ाई शुरू की थी तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक डेमोक्रेटिक सेटअप चलाना है तो जरूरी है कि आप फेडरलिज्म को ऑप्ट करें, आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना हो सके डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि हम लोगों ने अपने कंट्री में किया। लाइक वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट, वी हैव अ सेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एज वेल एज वी हैव सेट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज फेडरलिज्म। तो ये तीन मार्कर्स, तीन पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सो व्हाट वी नीड टू डिवाइड द पावर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। So that's why we have divided the power between the central government and the state government. दूसरा पॉइंट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So maintain unity in diversity and to curb the separatist forces,
we need to have a federal setup of government. And third point, the very essence of democracy is federalism. अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, दैट इज फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे फीचर्स है इंडिया के गवर्नेंस ने जो ये शो करते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो पहला फीचर क्या है? द फर्स्ट फीचर इज कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो दो गवर्नमेंट्स हैं इनके जो पावर्स हैं they are well defined in the Constitution of India. You must have heard about the division of powers list, like the central list, the state list and the concurrent list. दूसरा पॉइंट या इसी पॉइंट का एक एक्सटेंडेड हिस्सा आप कह सकते हैं, टू सेफगार्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट द head of the judiciary we have our Supreme Court, and Supreme Court has the power to look into any dispute regarding distribution of powers among the central government and the state government. यानी कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। नाउ दूसरा फीचर कि हमारी कंट्री में आप कैसे कह सकते हैं कि फेडरलिज्म है, या सेकेंड फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस इज इवन इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री द स्टेट्स हैव द पावर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कंट्री के बारे में भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो स्टेट्स के पास पावर है टू पार्टिसिपेट इन दैट। कैसे? यू नो दैट आवर यूनियन लेजिस्लेचर इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका हाउस है। उनका चुनाव कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग सीखेंगे अभी, तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ये चीज कि दे आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, एंड राज्यसभा के थ्रू स्टेट्स जो है आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, किसी भी गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए जरूरत होती है रिसोर्सेस की, टैक्सेस, पैसा कहां से आएगा? तो दिस डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा या किस टैक्स का कितना हिस्सा किस सरकार के पास जाएगा, सो दैट किसी भी सरकार को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े फॉर रिसोर्सेस। सो 3 पॉइंट्स फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया में। पहला, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर्स are clearly defined in the constitution. They are given in the list of division of powers, and to safeguard this we have the Supreme Court at the head of the judiciary who will look into any dispute in this matter. दूसरा point, the states have a representation in the working of the central government through Rajya Sabha. And तीसरा point, the resources, the division of resources for each level of government is well defined in the constitution. तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नेंस एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें फेडरल फीचर्स तो है और साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो अगर हम बात करें यूनिटरी फीचर्स की, तो क्या क्या यूनिटरी फीचर्स है? आपको पता है कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। कैसे? बिकॉज आपको पता है कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी बात, अगर रेसिड्यूरी पावर्स की बात होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियम बनाती है। अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, अगर कोई डिस्प्यूट होता है कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने पे, तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। तो ये सारे नियम आपको पता है, विच शोज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये पहली यूनिटरी फीचर। दूसरा, अगर आप किसी फेडरल कंट्री में जाएंगे तो बेसिकली ऐसा देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उस प्रोविंस की दो कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोविंस का होता है और एक पूरे कंट्री का होता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव अ यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फॉर द स्टेट्स एज वेल एज फॉर द होल कंट्री। ये दूसरा यूनिटरी फीचर है। एंड तीसरा यूनिटरी फीचर है कि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हम सिर्फ इंडिया के सिटीजन है, हम यूपी के, बिहार के या बंगाल के सिटीजन्स नहीं है। बट अगर आप फेडरल कंट्रीज में जाएंगे तो उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। एक तो वो कंट्री के सिटीजन होते हैं और दूसरे अपने प्रोविंस के भी सिटीजन होते हैं। तो ये फीचर भी हमारी कंट्री में नहीं है, जो कि शो करता है कि हमारी कंट्री कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर्स हैं हमारी गवर्नेंस में। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं फिर से फेडरलिज्म वाले पार्ट को, जो कि आपका पहला पार्ट है। फेडरलिज्म वाला पार्ट पहला पार्ट है आपका इस चैप्टर का।
तीन क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, वाई फेडरलिज्म, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया। और इन तीनों क्वेश्चंस पे तीन तीन पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अगर हम बात करें वाई फेडरलिज्म की तो 3 पॉइंट्स, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज फेडरलिज्म। तो 3 पॉइंट आप वहां लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आप याद करेंगे कि द डिवीजन ऑफ पावर्स इज वेल स्पेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द स्टेट्स हैव अ से इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री थ्रू राज्यसभा। एंड तीसरा पॉइंट, द रिसोर्सेज, द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट। आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि सेंट्रल लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर की सुनी जाती है पहले और रेसिडुअरी पावर्स तो सेंटर के हाथ में है ही। सेकेंड पॉइंट, कि हमारे पास एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इतना ही याद करना है फेडरलिज्म वाले पार्ट से, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तीन क्वेश्चंस मैंने आपको फिर से बता रहा हूं मैं, वाई फेडरलिज्म, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया, तीनों के तीन तीन पॉइंट बच्चों याद करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे यहां पे? सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हम क्या पढ़ेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे इनके इलेक्शंस, इनका कंपोजिशन। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस, हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन, हम पढ़ने वाले हैं टर्म, हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशंस कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किन क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। हम पढ़ने वाले हैं डिसक्वालिफिकेशंस कि क्या होने पे आपकी लोकसभा या राज्यसभा की आपकी जो कैंडिडेचर है वो छीन ली जा सकती है। हम पढ़ेंगे वैकेंसी कि कब यहाँ पे सीट्स वैकेंट हो जाते हैं, ठीक है, या वैकेंट ना कह के मैं वैकेंसी लिखूं, वैकेंसी ऑफ सीट्स लिख दूं मैं यहाँ पे। तो हम पढ़ने वाले हैं, फिर से मैं एक बार रिवाइज करूं, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के टर्म के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं वैकेंसी ऑफ सीट्स के बारे में। तो ये ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि एक चॉकआउट है कि लोकसभा और राज्यसभा में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तो अगर हम बात करें लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट बच्चों मैं आपसे बोलना चाहूंगा, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, लेकिन अक्सर इस पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस पे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आप कल के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। और ये जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है, ये लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा का क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक क्वेश्चन से ही निकाला जा सकता है, सिर्फ एक पॉइंट चेंज होता है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं? पहला तो है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको पता ही है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनसाउंड। तीसरा हम लिख सकते हैं कि ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट। चौथा हम लिख सकते हैं ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल।
एंड पांचवा हम लिख सकते हैं कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहीं कहीं पे एक और पॉइंट भी लिखा रह सकता है कि हिज नेम शुड बी देयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसका मतलब यही है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप कहीं भी डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी इन सारे पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट में चेंज आता है, वो है एज क्राइटेरिया। तो अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ही शुड बी 25 years of age और above, यानी कि उनकी एज 25 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये एज क्राइटेरिया राज्यसभा के लिए चेंज हो जाएगा, ये आज एज क्राइटेरिया प्रेसिडेंट के लिए चेंज हो जाएगा, ये एज क्राइटेरिया वाइस प्रेसिडेंट के लिए चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशंस फॉर लोकसभा। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस हो गए। अ मेंबर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी 25 years of age and above, he must not be mentally unsound, he should not be bankrupt, he should not be a proclaimed criminal, and he should not hold any office of profit। आई होप ये पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, एंड दैट इज टर्म ऑफ लोकसभा। हम बात करते हैं टर्म ऑफ लोकसभा की। तो लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म होता है वो 5 years का होता है, 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है। लेकिन द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इस बात को याद रखना है, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड by the president before 5 years, that means before the expiry of the term, and on whose recommendation? On the recommendation of the prime minister। चलिए दूसरा पॉइंट टर्म में, पहला पॉइंट तो 5 साल का होगा, दूसरा पॉइंट उसके पहले भी हम इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। करेगा कौन? प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन। दूसरा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी की बात हम लोग करेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंट। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो लोकसभा का टर्म है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट ए टाइम। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, हर बार 1-1 साल करके बढ़ा सकते हैं। बट एज सुन एज द इमरजेंसी इज कॉल्ड ऑफ विद इन 6 months द फ्रेश इलेक्शन फॉर लोकसभा शुड बी कंडक्टेड। तो मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? 1 year के लिए, और 1-1 साल करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एज सुन एज द इमरजेंसी इज कॉल्ड ऑफ, जैसे ही खत्म हुआ, विद इन 6 months, कितने महीने के बीच में? 6 महीने के अंदर देयर शुड बी फ्रेश इलेक्शंस फॉर लोकसभा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं लोकसभा के टर्म के बारे में। तो हमने टर्म पढ़ लिया, हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ लिए। अब चले आते हैं हम लोग लोकसभा के इलेक्शंस पे, कि मेंबर्स का इलेक्शन होता कैसे है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली। इंडिया में सिर्फ 2 या आप कह सकते हैं 3 इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। एक लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, दूसरा विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन, एंड तीसरा होता है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं उनके मेंबर्स का इलेक्शन। ये तीनों डायरेक्ट होते हैं, बाकी सारे इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। इस बात को आप गार्ड मान लीजिए। तो लोकसभा के इलेक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस वर्ड को याद रखेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो on the basis of universal adult franchise the members of lok sabha are being elected। universal adult franchise का मतलब है irrespective of caste, creed, religion, sex, किसी भी धर्म, जाति, भाषा के लोग हों, अगर उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो लोकसभा के मेंबर्स को चूज करने के लिए वोट कर सकते हैं। यही सिंपल सी मीनिंग है ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल, ऑफ द फ्रेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए, तो इलेक्शंस हो गए कि द मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया,
थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब अगली बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की अगर बात करें तो लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ नहीं है, दैट इज 550, 550 लोग, ठीक है। आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स and 20 are elected from UTs, that means Union Territories. I hope you must having the idea of what are states and what are Union Territories. तो फिलहाल उस डिटेल में नहीं जाते हैं। 530 are elected from the states, 20 are elected from the Union Territories. Now पहले 2020 तक the strength was 552. दो मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। टू मेंबर्स वे नॉमिनेटेड बाय whom? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बट 2020 में यह नियम हटा दिया गया। यहां पे याद रखने वाली बात कौन सी है? याद रखने वाली बात है कि कौन से अमेंडमेंट से यह नियम हटाया गया। इसको एकदम ध्यान से याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये है 104th अमेंडमेंट एक्ट which was passed in 2020। इस नियम से, इस अमेंडमेंट से ये हटा दिया गया कि अब दो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अब नहीं होते हैं। तो नाउ द स्ट्रेंथ इज 550। बट मैंने कहा कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो क्या प्रेजेंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है? द आंसर इज यस, प्रेजेंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है? Present strength is 543, out of which 530 are from states and at present 13 are from UTs। तो ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ये टोटल स्ट्रेंथ है, कितने स्टेट से हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज से हैं। पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते थे, अब नहीं होते हैं। एंड 104th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारा याद रखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इतने इंफॉर्मेशन थे, मतलब मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन है। 6 इंफॉर्मेशन से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। गांठ बांध लीजिए मेरी बात, इन 6 इंफॉर्मेशन से 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। अगर नहीं मिला तो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के इलेक्शंस हमने जान लिए, इलेक्शंस के टर्म्स हमने जान लिए, क्वालिफिकेशंस हमने जान लिए, हमने जान लिया लोकसभा का कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे लोकसभा के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशंस, तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशंस हैं उसी से आप डिस्क्वालिफिकेशन भी याद रख सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ, मान लीजिए कि अगर कोई किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर उसकी एज 25 ईयर्स एंड अबव नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यानी कि जो क्वालिफिकेशन है अगर वो पूरे नहीं होंगे तो फिर वो मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है या सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखना है। ऑल्दो इस पे से क्वेश्चंस होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कभी हो जाए तो क्वालिफिकेशन वाले को पलट दीजिए ना, क्वालिफिकेशन वाले को जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत सिंपल है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे कि लोकसभा की सीट्स कब वैकेंट हो जाती है, यानी कि कब खाली हो जाती है। वैकेंसी बहुत सारे पॉइंट्स है, बेसिकली हम सिर्फ 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला या 4 पॉइंट आप कह सकते हैं कि इफ somebody डाइज, सम मेंबर की डेथ हो जाती है तो सीट वैकेंट हो जाएगा, ऑब्वियस है।
दूसरा, अगर मेंबर रिजाइन कर देता है तो सीट वैकेंट हो जाएगा। तीसरा, या इसको आप एक पॉइंट बना सकते हैं, दूसरा पॉइंट अब मैं बताने वाला हूं, या तीसरा पॉइंट जो भी आप कह दीजिए, अगर कोई मेंबर 60 डेज से ज्यादा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेता है तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगी। हाँ, अगर कोई नोटिस है तो बात अलग है। इफ विदाउट एनी नोटिस एनी मेंबर ऑफ लोकसभा does not participate or remains absent from the proceedings of Lok Sabha for 60 days, the seat will become vacant. And चौथा, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंटी डिफेक्शन लॉ से किसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, किसी मेंबर को, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर फिलहाल हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट लोकसभा। हमने पढ़ा लोकसभा का कंपोजिशन, हमने पढ़ा लोकसभा की क्वालिफिकेशंस, हमने पढ़ा लोकसभा की डिसक्वालिफिकेशंस, हमने पढ़ा उसका टर्म, हमने पढ़ा उसके इलेक्शंस, और हमने पढ़े कि सीट्स कब वैकेंट हो सकते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे अगला पार्ट, एंड दैट इज राज्यसभा, जो कि आज की वीडियो का लास्ट पार्ट भी होने वाला है। आफ्टर लोकसभा नाउ इट्स टर्न फॉर राज्यसभा। तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आप याद रखेंगे। एंड राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी हमें सीखना है क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, इलेक्शन, टर्म, ये सारी चीजें। तो पहले बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन। तो मैंने आज जैसा आपको बताया था, अगर आपने एक बार क्वालिफिकेशंस याद कर लिए तो सबके लिए काम करेगा। सिर्फ एज क्राइटेरिया बदलेगा, और राज्यसभा के लिए एज क्राइटेरिया क्या है? 30 ईयर्स। दैट मीन्स द मेंबर शुड बी ऑफ 30 ईयर्स और अबव ऑफ एज, मतलब उसकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ यही क्राइटेरिया है जो लोकसभा से अलग है। इसके अलावा अगेन he must be a citizen of India, he must not be bankrupt, he must not be mentally unsound, he must not be a proclaimed criminal, he must not be a you can say he must not hold any office of profit, he must be a citizen of India। ये सारी चीजें आप डाल दीजिए। साथ में एज क्राइटेरिया कितने का? 30 ईयर्स का। आफ्टर क्वालिफिकेशन हम बात करते हैं राज्यसभा की कंपोजिशन की। जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा का कंपोजिशन, हम पढ़ेंगे राज्यसभा की कंपोजिशन। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 250 आउट, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। आउट ऑफ विच 238 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। अब सवाल यह है कि हु नॉमिनेट्स थे, कौन नॉमिनेट करता है इनको 12 मेंबर्स को, और कहां से नॉमिनेट होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। 12 members are nominated by the president from different fields of art, science, sports, culture। जो अपने फील्ड में महारथी है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट कल की वीडियो में। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 245 की। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245 की। तो ऑब्वियसली 12 तो नॉमिनेट होने वाले हैं, तो 12 माइनस कर दीजिए यहां से, और 12 माइनस करेंगे तो आएगा 233, दे आर इलेक्टेड। सो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245, 250 नहीं है। 12 नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट एंड 233 आर इलेक्टेड। अब कंपोजिशन जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि सर इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो मैंने कहा था कि लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। इसके अलावा सारे इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियस है इलेक्शन राज्यसभा का भी क्या होगा? इनडायरेक्ट ही होगा।
कौन चूज करेंगे? द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MLAs, ये चूज करेंगे इनके मेंबर्स को, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करेंगे कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। और दो टर्म यहां पे याद रखना है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन and by single transferable vote. So, by proportional representation and by single transferable vote, the members of Lok Sabha are elected indirectly by the MLAs, members of legislative assemblies. तो ये इनका इलेक्शन हो गया। हम बात कर चुके हैं क्वालिफिकेशन की, हम बात कर चुके हैं कंपोजिशन की, डिस्क्वालिफिकेशन जस्ट क्वालिफिकेशन का उल्टा होगा। और अब हम बात करने वाले हैं टर्म ऑफ लोकसभा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो टर्म ऑफ राज्यसभा। तो जो टर्म है राज्यसभा का वो तो है अब यहां पे एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे इस एग्जाम में तो नहीं, बट जीके वगैरह के क्विज वगैरह में ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा का टर्म क्या है, तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। इसका कोई टर्म होता ही नहीं है, ये परमानेंट हाउस है। अपर हाउस जो है वो परमानेंट हाउस है। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है, तो इट इज 6 years। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 6 years। ठीक है, आउट ऑफ विच 1/3 ऑफ देम आर इलेक्टेड एवरी 2 years। मतलब हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हर मेंबर की टर्म होती है 6 साल की, और हर 2 साल के बाद आफ्टर एवरी 2 years 1/3 आर इलेक्टेड। 1/3 मेंबर्स को जो है वो चेंज किया जाता है। तो ये राज्यसभा का टर्म हो गया। ये परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट उसके मेंबर्स 6 साल के बाद चेंज होते हैं। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स चेंज होते हैं। तो ये हो गया मोर और लेस राज्यसभा के बारे में कि उसकी कंपोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, परमानेंट हाउस है, टर्म क्या है, ये सारी चीजें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसमें से 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स होने की चांसेस कम है। अब ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था हमारा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट। मैं आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आई कैन ऑल्सो गो फॉर एन 1-to-1 क्लास। मेरा मिशन है आप सबको 90+ स्कोर करवाना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए, और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज डू कमेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे इसका फायदा उनको भी मिल सके। अगली वीडियो आएगी एक दिन बाद, यानी कि टुडे इज मंडे। अगली वीडियो आएगी वेंसडे को एंड एट 6 PM इन द इवनिंग। वो भी करीब करीब आधे घंटे की वीडियो होगी, और वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा की, हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, और हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे से होते हैं। जो 6 मार्कर्स हैं या 3 मार्कर्स हैं या 4 मार्कर्स हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स पे से होने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड का नया वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी समझ में आई होगी, फ्रूटफुल लगा होगा। अगर है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। अगर आपको किसी भी दूसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले चाहिए होगा
तो उस चैप्टर का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पहले उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास किसी भी चैप्टर के लिए 50+ रिक्वेस्ट आते हैं तो मैं पहले उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। योर तुषार सर इज साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम दिस क्लास। लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर का एक समराइज्ड व्यू पूरी तरीके से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम।